अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? हुमा की कुछ तबीयत नासाज थी तो शी इज़ नॉट हेयर टुडे। आजकल वैसे भी अ लॉट ऑफ पीपल आर अंडर द वेदर। मौसमी बीमारी, वायरल नज़ला ज़ुकाम बुखार तो चल ही रहा है, फिर चिकनगुनिया टाइप सूरत हाल भी अभी तक कंट्रोल में नहीं आ सकी है कराची गिरदोनवा में। सो अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें, मास्क भी पहने और मच्छरों को भी ज़रा काबू में रखें, कंट्रोल में रखें। उसके लिए इक़दाम तो हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कल नामजदगी के बाद आज सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया आफरीदी को पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। उनकी हलफ बर्दारी के हवाले से भी बता दिया गया है कि 26 अक्टूबर को मुनक्कद होगी। 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए इनकी मुद्दत शुरू होगी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की तौसीक कर दी है। सदर ने तैनाती आइन के आर्टिकल 175A की शक 3, आर्टिकल 177 और 189 के तहत की है और सदर ने जस्टिस याहिया आफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेने की भी मंजूरी दे दी है। साथ में इससे पहले 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद किया था और तहरीक इंसाफ के 3 अरकान अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा ने इजलास का बायकॉट किया था। इजलास के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कमेटी के फैसले से मीडिया को आगाह किया था। कमेटी ने बहस मुबाहिसे के बाद, डिलिब्रेशंस के बाद 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म साहब और सदर मुमलिकत को अरसाल किया है। कल बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे थे कि अगर वो इनकार कर दें या माजरत कर लें, और हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वकील भी हैं, उन्होंने इसरार किया था कि हम चाहेंगे कि वो इनकार कर दें और वो अपनी टर्म पर चीफ जस्टिस बने, बिकॉज ही इज़ द थर्ड इन द सीनियर मोस्ट, और अब उनकी नामजदगी हो गई है। लेकिन एक बात यह भी है कि जब इस लेवल के ऊपर नामजदगी की जा रही होती है और हुकूमत आके कोई चीज़ अनाउंस करती है तो आई गेस देयर इज़ अ बेसिक बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग, या पूछ लिया जाता है या पुछवा लिया जाता है। और अब चूँकि सदर मुमलिकत ने भी तौसीक कर दी है तो वो इबाम भी ख़त्म हो गया है कि वो कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। मोस्ट लाइकली नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का आबाई ताल्लुक़ जो है वो डेरा इस्माइल खान से है। उन्होंने इब्तदाई तालीम जस्टिस मंसूर की तरह एजुकेशन कॉलेज लाहौर से ही हासिल की है। जस्टिस याहिया ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जेसन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर किया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। तहरीक इंसाफ नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर एतराज़ कर ही रही है। सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का उनकी तरफ से मुतालबा सामने आया था। PTI के साथ जो वकील रहनुमा हैं हामिद खान, उन्होंने कहा कि वो फैसले के खिलाफ एहतजाजी तहरीक भी चलाएंगे। सुनिए। उम्मीद है, क्योंकि मैं इसको एक अच्छा समझता हूँ, जज भी अच्छा, ये उम्मीद है कि ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये नाइंसाफी नहीं करेगा अपने सीनियर जज के साथ और उसको रिफ्यूज करना चाहिए। और हम कॉल भी यही कल देंगे वकला की तरफ से कि मत एक्सेप्ट करो, तुम अपनी बारी पे चीफ जस्टिस बनोगे। और इसके अलावा अगर वो कबूल कर लेते हैं तो तहरीक इंसाफ का क्या लाएअमल है? हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज से। एज लॉयर्स हम इसको कंडेम करेंगे और इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। ये वकला का, प्योरली वकला का इशू है। वकला में कितनी डिवीजन है वो 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में सामने आ जाएगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के रुकन ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जाहिर की है कि जस्टिस याहिया आफरीदी कमेटी के फैसले को कबूल कर लेंगे। कमेटी में जो मुशावरत हुई है हलफ के तहत हुई है कि ये पब्लिक नहीं की जाएगी। ये एक अपॉइंटमेंट है 3 साल के लिए जो है, ये अगर इमीडिएटली उनको ये एजाज हासिल हो रहा है तो मेरा अंदाजा है, मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा कि वो जो है एक्सेप्ट करेंगे।
दूसरी तरफ वकला तहरीक के हामिद खान साहब बात कर रहे थे। वकला में क्लियर डिविजन्स नज़र आती हैं। सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती को वेलकम किया है और वेलकम करने का मकसद ये है कि उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, उन्हें रिजर्वेशंस नहीं हैं, और अगर कोई तहरीक चलाने की कुछ और धड़े कोशिश करते हैं तो वो शायद इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा सिंध हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार ने कि जस्टिस याहिया आफरीदी बेहतरीन जजेस में से एक हैं। जो एक नया आईनी तरीकाकार मुकर्रर किया गया उसके ऐन मुताबिक उनकी तकर्री की गई है और इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो है वो एक वन ऑफ आवर बेस्ट जजेस। ये नहीं है कि दूसरे दो सीनियर जजेस हैं वो भी बहुत ही आला पाए के जज हैं, लेकिन ये तकर्री जो है बिल्कुल मुरव्वज आईनी तरीकाकार के तहत हुई। अब आईनी तरमीम तो होगी, इट्स रियलिटी। हमारी आज भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरमीम में मजीद बेहतरी लाई जा सकती थी, लेकिन कुछ दोस्त हमारे अभी भी कौम को हिजान में मुब्तला रखना चाहते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ इस पर। चलिए, इस सारी सूरत हाल के साथ ही वो जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसका भी इख्तिताम हुआ है, क्योंकि अब हमारे सामने एक हतमी नाम है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होंगे, और अगर कोई रिजर्वेशन उनकी तरफ से होती तो वो शायद अब तक मंजर आम पर आ जाती, क्योंकि इस सतह पे जब अनाउंसमेंट्स की जा रही होती हैं तो हु वांट्स कि वो एम्बेरसमेंट का सामना करें बाद में अगर कोई किसी तरफ से एतराज़ या फिर माजरत कर ली जाए। और अब सदर मुमलिकत ने भी इस नाम की तौसीक कर दी है और 26 को बताया गया है कि उनकी हलफ बर्दारी का भी इंतज़ाम करने के अहकामात जारी हो गए हैं। लेकिन अब PTI या हामिद खान और कुछ दीगर वकला, कराची बार ने भी एतराज़ किया था, आपको पता है, इस 26वीं आईनी तरमीम पे, और बहुत से लोगों का एतराज़, बहुत से कानून के माहिरीन का एतराज़ सामने आ रहा है कि वो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मुतासर हो रहा है, और अदलिया जो कि एक सुतून है, अहम सुतून है रियासत का, उसका इन्हिसार मुक़न्नना पर इतना बढ़ जाएगा कि जो 3 सीनियर तरीन या फिर सीनियर तरीन जज साहिबान होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो हुकूमती अरकान की तरफ या हुकूमत की तरफ क्यों नहीं देख रहे होंगे जब उनकी अपनी नॉमिनेशन एट स्टेक होगी या फिर उनका अपना चीफ जस्टिस हुकूमत के अरकान पर मुनहसर होगा। वकार सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। वकार, सो इट्स सेटल नाउ। कल रात तक था कि जी नामजदगी हो गई है। हामिद खान साहब ने इजहार ख्याल किया कि हम ये अर्ज करेंगे उन्हें कि वो ना कबूल करें, लेकिन ज़ाहिर है इस सतह पर जब अनाउंसमेंट्स होती हैं तो शायद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए, हामिद खान साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े सीनियर हमारे मुल्क के एडवोकेट हैं, लेकिन इस केस में इशू ये है कि इसमें वो एक ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अदलिया डिवाइड है, बेंच और बार जो है वो इस डिवीजन के खिलाफ जो है वो आगे है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस कमेटी के अंदर भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो नुमाइंदा फारूक नाइक की सूरत में वो भी यहाँ वो मौजूद था, और इसके अलावा इस अपॉइंटमेंट से पहले और इस आईनी तरमीम से पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, जिसमें बिलावल भुट्टो सर फहरिस्त है, उन्होंने मुख्तलिफ बार्स में जाके एड्रेस किया, लोगों को कन्विंस किया इस आईनी तरमीम के बारे में। और फिर अब जब ये डिसीजन कल रात को हुआ तो आप देखें कि कोई बड़ी बार एसोसिएशन ऐसी नहीं है सिवाय हामिद खान साहब के जिसने इसको अपोज किया हो, और हामिद खान साहब भी उनसे अर्ज कर रहे हैं कि आप इसको कबूल ना करें। ये अब उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं हो सकता। अब ये हफ्ते वाले दिन वो दोपहर को ओथ लेने जा रहे हैं, नीचे के जितने मामला थे वो सारे एमिकेबली जो है वो हल हो गए, सिवाय एक चीज इसमें थोड़ी सी अलग हुई है कि इस कमेटी के बारे में ये तासुर था कि ये शायद कोई यूनानिमसली फैसला करेगी, लेकिन ये 2/3 अक्सरियत से हुआ है। 12 रुकनी कमेटी थी, PTI के 3 लोगों ने उसका बायकॉट किया नाम देने के बावजूद। 9 अरकान जब उसमें रह गए थे, उसमें से 8 अरकान का ये फैसला है जो 2/3 अक्सरियत वो बनती है, जबकि एक रुकन जो थे वो सेनेटर कामरान मुर्तजा जो जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी वो कर रहे थे, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया, और उनका इख्तलाफी नोट भी इस जो कमेटी की मीटिंग मिनट्स में वो मौजूद है। अक्सरियती राय से नहीं बल्कि 2/3 अक्सरियत से ये फैसला हुआ है, और उसको इंडोर्समेंट हर जगह से वो मिल गई है। देखें, सुप्रीम कोर्ट वो बार कह रही है, सिंध बार वो कह रही है, एक दो और जो है ये लाहौर है या वो बलोचिस्तान है, वहां से भी आज जो है वो अपना तो रद्द-ए-अमल वो देंगे, लेकिन अमूमी तौर पे तासुर यह है कि चीफ जस्टिस नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के फैसले को खुशाइन करार दिया जा रहा है, और ये तवक्को की जा रही है कि वो अवामी अमूम के मुताबिक ही
अपने फैसले करेंगे यार। चलिए लेट्स सी क्या होता है। हामिद खान तो इस फैसले को भी, या ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसको भी चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, और जो मुरव्वजा आईन व कानून है आईनी अदालत में ही प्रॉब्ली वो चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। अब बाकी रिएक्शन तो आज आ जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम पे इटसेल्फ कराची बार का रिएक्शन ज़रूर था कि उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक चीज अब्दुल्ला मैं थोड़ा सा और कहना चाह रहा हूँ, अगर 1 मिनट आप दे दें प्लीज जी। देखें, ये जो कामरान मुर्तजा है ना, इनका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो मैं अभी देख रहा था कि जब 18वीं तरमीम हुई थी ना, तो 18वीं तरमीम को भी चैलेंज करने के लिए कामरान मुर्तजा ही गए थे सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने ही जाके पहली पिटीशन की थी। अब 26वीं आईनी तरमीम का वो हिस्सा है, उन्होंने वो सारी निगोशिएशन का हिस्सा थे, इसके बावजूद अंदर जाके उस कमेटी में यूनानिमसली वो डिसीजन नहीं होने दिया उन्होंने। और अब अगर 26वीं आईनी तरमीम को हामिद खान साहब उसको अपोज करते तो ये उनका कानूनी हक है। जी जी बिल्कुल। लेट्स सी, अब कुछ रिएक्शन और आ जाएंगे। कुछ रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं, सामने आ रहे हैं। हमने सिंध हाई कोर्ट बार का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट बार का जिक्र किया, बाकी पाकिस्तान बार काउंसिल का तो नुमाइंदा था ही इस कमेटी का हिस्सा, सो बाकी सूरत हाल भी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वकार। सो इट्स प्रीटी मच सेटल नाउ। याह्या अफरीदी पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे। 26 से अपने ओहदे की मुद्दत का वो आगाज़ करेंगे। 3 साल तक वो इस ओहदे पर रहेंगे, और उसके बाद फिर ये मरहला दोबारा से होगा। दोबारा से पार्लिमानी कमेटी ये तय करेगी कि किस तरह से मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। बाय द वे, ये पार्लिमानी कमेटी है और इसमें फ़ारूक एच नाइक साहब अगर थे तो वो पार्लिमान के मेंबर की हैसियत से थे, और एक और जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें फिर ज़ाहिर है कि जुडिशरी से भी लोग हैं और पार्लिमान से भी लोग हैं, सेनेटर कौमी असम्बली से, और फिर अक़लियती भी एक रुकन है, और दीगर लोग भी हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल का भी नुमाइंदा है। सो वो एक अलहदा कमेटी है और ये एक अलहदा कमेटी है। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब, अब इस मामले को सेटल्ड ही समझें, क्योंकि रात तक तो ये सवाल था कि जस्टिस याह्या अफरीदी इस ऑफ़र को कबूल करते हैं या फिर नहीं करते, लेकिन अब चूँकि सदर मुमलिकत ने भी तौसीक़ कर दी है तो इट सीम्स के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बिल्कुल उनकी अगर याह्या अफरीदी साहब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये फिर जो है मामला फाइनलाइज हो जाएगा। और नहीं, अभी भी ये सवाल है कि अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद नामजदगी के बाद किसी ने राब्ता उनसे किया या फिर उनका किसी से राब्ता हो पाया, क्योंकि अब तो सदर ने भी इस बात की तौसीक कर दी है। इसका यही मतलब है कि अब ये फाइनल, और अब इसमें कंफ्यूजन नहीं है, और याह्या अफरीदी ही चीफ जस्टिस होंगे। और इंशाल्लाह ताला देखेंगे, आईनी जो नई आईनी 26वीं आईनी तरामीम है उसके मुताबिक सिलेक्शन हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो गया है। एक जो क्यासराइयाँ इतने अरसे से चल रही थी वो इख्तिताम पजीर हुई हैं, और अब जो है वो नई आईनी तरामीम के मुताबिक जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपना कार्रवाई जो है वो स्टार्ट करेगी। अच्छा राना साहब, अल्हम्दुलिल्लाह तो चलिए आप कह रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र तो हमेशा ही अदा करना चाहिए, लेकिन हामिद खान साहब ने कल भी बात की और इससे पहले भी बात करते रहे हैं वो कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, बल्कि अब ये जो नामजदगी हुई है जस्टिस याह्या अफरीदी की, उसके खिलाफ एक और उन्होंने कहा, जी मैं बतौर वकला का नुमाइंदा होने के कह रहा हूँ कि हम तहरीक चलाएँगे और हम दीगर लोगों को साथ मिलाएँगे। सो एक अनरेस्ट आपको लगता है कि क्रिएट होगा, दोबारा से हुकूमत के लिए कोई चैलेंज बन सकता है, या फिर वकला में इटसेल्फ इतनी डिवीजन है और कुछ लोगों को आपने अपने साथ रखा हुआ है और वो आपकी हम आवाज़ हैं, तो इसलिए मसला नहीं होगा इतना? ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्या गलत हुआ है? क्या पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम नहीं की? और क्या पार्लियामेंट का राइट नहीं है कि अगर उसके पास 2/3 मेजॉरिटी का कंसेंसस हो तो वो आईनी तरमीम करे? पहली तो बात ये, तो वो बिल्कुल उसके मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक आईनी तरामीम हुई हैं, और उसके अंदर जो सारी दीगर दर्जनों जमातें जो हैं वो एक तरफ खड़ी हैं और पीटीआई जो है वो एक तरफ खड़ी है, जो कि भी इनपुट देती रही है आईनी तरामीम के बारे में, और वो JUIF के साथ एक लाइजॉन रखा हुआ था और उसको सपोर्ट करते रहे। तो पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल साइड से तो सब जमातें आईनी तरामीम के साथ खड़ी हैं जो ये नई अमेंडमेंट हुई। लेकिन दूसरा, ऑब्वियसली लॉयर्स के अंदर मैं समझता
कि कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होता है, एक आधा ग्रुप जो इस तरह की जो है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो बिल्कुल अगर उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वो पिटिशन दायर कर ले और जो नया आईनी कानून है, आईनी बेंचेस बने हैं, वो उसको सुन लेंगे, तो उधर से फैसला भी हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई लॉयर मूवमेंट होने लगी और हम लॉयर्स के साथ एंगेज भी करेंगे कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिससे उनको एतराज है, और क्या दुनिया के अंदर आपको दर्जनों मसाले नहीं मिलती जहां जब आप कहते हैं कि आप एंगेज करेंगे तो अगर कोई सजेशंस आए, क्योंकि अभी भी जाहिर एंगेजमेंट तो रही है, पर्टिकुलरली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा के बार काउंसिल्स में खिताब करते रहे हैं, वकला को उन्होंने एंगेज भी रखा, लेकिन अभी अगर वकला की तरफ से सजेशंस आई, जैसे कि शहजाद शौकत साहब कह रहे थे कि हमें अभी भी ये है कि इसमें बेहतरी हो सकती थी, तो गुंजाइश है, आपको लगता है इसमें चेंजेस हो जाएंगी, अमेंडमेंट्स हो जाएंगी, इसको बेहतर कर लेंगे, इसको मजीद ट्वीक कर लेंगे कुछ? बिल्कुल हम इस चीज को रद्द नहीं करते, ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, और अगर कोई ऐसी कोई मैसिव इंप्रूवमेंट्स सजेस्ट होती हैं तो उनके बारे में सोचा जा सकता है। और देखें, या तो कोई एक जेन्युइन कोई वजह हो, लेकिन ये कहना कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो अब इन्वॉल्व्ड है सिलेक्शन के अंदर, या वो जुडिशल कमीशन का पार्लियामेंटेरियंस उसका हिस्सा है, तो यहाँ मैलिफाइड होगी, तो ये तो दुनिया में आपके पास ऐसी मसाले मौजूद हैं, तो आप तो हर जगह फिर तो जो जजेस की सीनियरिटी की जो एक वो निज़ाम था उसके ऊपर भी लोगों को बहुत दीगर लॉयर्स को एतराज़ात थे, तो एतराज़ात तो आप किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं, लेकिन आपको जो है एक पॉजिटिविटी के साथ आप सोचें तो ये एक ऐसी तरामीम हुई हैं जो इंटरनेशनल जो मामलात हैं जो चल रहे हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सिलेक्शन के, अकाउंटेबिलिटी के, उसके साथ मिलती हैं। तो यहाँ बेवजह मैं देखिए, जब ये सीनियरिटी वाला मामला था, जब हमने जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार, जस्टिस बंदयाल साहब के अदवार भी देखे जिसमें बहुत ज़्यादा मुतनाज़ और फैसले सामने आए, वज़ीर आज़म को घर भी बेचा गया, मॉनिटरिंग जजेस भी लगे, सो वो हकीकत भी हमारे सामने है। लेकिन हकीकत ये भी है राना साहब कि जब पार्लिमानी कमेटी ने तय करना है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जो जजेस होंगे वो पार्लियामान की तरफ या हुकूमत की तरफ क्यों नहीं देख रहे होंगे? उनके हुकूमत और उनके इत्तेहादी ये फैसला करने जा रहे होंगे आने वाले वक्त पे कि किसने चीफ जस्टिस लगना है, एंड हु डज नॉट वांट टू बी अ चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री। देखें, ये चीज दुनिया भर में हमेशा इस पे डिबेट रही है कि अगर जजेस अपनी सिलेक्शन करेंगे तो वहां फिर मखसूस चेंबर से लोग आना शुरू हो जाते हैं, अगर एग्जेक्टिव करेंगे तो वो एग्जेक्टिव के मातहत हो जाते हैं। ये डिबेट इट इज अनएंडिंग डिबेट। कुछ मुल्कों में मैंने सुना है कि वो निकालते हैं, नाम निकालते हैं, इफाल निकालते हैं, तो वो भी, तो ये हमेशा डिबेट रहेगी। लेकिन अगर आप इसको एक पॉजिटिव सोच से सोचें तो ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के मुताबिक है, और इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो आप ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट की इंटेंशन हमेशा मैलिफाइड ही होगी और उसके जो मेंबर हैं वहाँ वो ऑपोजिट डिबेट नहीं होगी और डिबेट के जरिए नहीं होगा। देखें, जुडिशल कमीशन के अंदर 5 जजेस हैं, फिर आपके एक इंडिपेंडेंट टेक्नोक्रेट होगा, फिर 2 अपोजिशन के मेंबर हैं, और वो जो भी उसमें अगर कोई किसी के ऊपर फैसला होगा तो वो कंसेंसस के साथ होगा, और अगर नहीं होगा तो वो सामने आ जाएगा। अच्छा, ये तो पार्लिमानी कमेटी ज़ाहिर फैसला करेगी, तो पार्लियामान के मेंबरान की तरफ या हुकूमत की तरफ ये शायबा है या ये शुकूक हैं कि भाई जजेस का इन्हिसार बढ़ जाएगा या वो क्या नहीं देख रहे होंगे। दूसरा, वो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आप तस्करा कर रहे हैं जिसने आईनी बेंचेस का तकर्रुर भी करना है, उनकी मुद्दत और तादाद और सब कुछ, तो माजी की एग्जाम्पल्स कल रात शाहजेब खानज़ादा भी दे रहे थे कि अगर इमरान खान साहब के दौरे इख्तिदार में ये कानून होता या तरमीम होती और फिर वो कासिम सूरी की रूलिंग आती और फिर डिसॉल्व हो जाती पार्लियामान, तो फिर इमरान खान साहब अपने ही लोगों पर मुश्तमिल जो पार्लियामानी कमीशन है जिसमें अक्सरियत हुकूमती लोगों की होती, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते और वो सारा अंडू ना होता। और आप लोगों ने भी ताहयात तो हुकूमत में रहना नहीं है। बिल्कुल, तो हमने इस निज़ाम में ऑपोजिशन को आवाज़ दी, और बड़ा अच्छा होता कि पीटीआई इस स्पेशल पार्लियामानी कमेटी के अंदर आके अपना ओपिनियन वॉइस करती कि किसको चीफ जस्टिस लगना चाहिए। तो अगर वो ये करती
तो उसके ऊपर एक मौक़िफ़, एक डिबेट वहाँ जनरेट होती। तो यही मकसद है ना, अगर हम भी ऑपोजिशन में होंगे, क्योंकि हमने कोई ताहयात गवर्नमेंट में तो नहीं रहना, तो हमने वो वॉइस जो है ऑपोजिशन को ना सिर्फ स्पेशल पार्लियामानी कमेटी में दी है, वो वॉइस हमने जो है जुडिशल कमीशन के अंदर भी दी है। तो यही इसकी न्यूट्रलिटी को बताती है कि वो आवाज़ वहाँ और इक्वल दी है जुडिशल कमीशन के अंदर। तो यही तरामीम है और एक न्यूट्रलिटी के साथ इनको लाया गया। अच्छा देखिए, अब ज़ाहिर है एक तरफ हामिद खान हैं और वो कुछ वकला धड़े हैं जो कि या ग्रुप्स हैं, जो कुछ बार काउंसिल्स के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जो कह रहे हैं तहरीक चलाएंगे। फिर ICJ की तरफ से भी आया कि भाई दे ऑल्सो हैव रिजर्वेशंस। सो हम किस स्टेज पे हैं? बस ये हो गया फाइनल, या फिर आप लोग ये स्टिल ओपन टू द सजेशंस के जो इसमें बेहतरी पेश करना चाहे या गुंजाइश है, उस दिस इज़ ऑन ऑनगोइंग प्रोसेस एट दिस स्टेज इवन? नहीं, देखें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स तो अब हो गई, अब जो डालते हैं उसके मुताबिक चलेंगी। बिल्कुल हम इसको देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करती हैं, क्या इससे अवाम को रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता, क्या जो अवामी मामलात हैं उनके ऊपर अब तवज्जो ज़्यादा होगी और आईनी बेंच जो है वो आईनी मामलात के ऊपर फोकस करेगा। तो डेफिनेटली अब एक आईनी तरामीम हुई है, अब ये चलना शुरू होंगी, तो इसमें अगर कोई फ्लॉज नज़र आए तो बिल्कुल पार्लियामेंट का रोल है कि उसको वो देखे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा और चीजें स्मूथली चलेंगी। और आप ये भी उम्मीद करते हैं कि जब आप हुकूमत में नहीं होंगे तो आपको पलट कर इस दिन जो हुआ या फिर 26वीं आईनी तरमीम पे पछतावा या अफसोस नहीं हो रहा होगा कि शायद ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था? आप ये भी उम्मीद रखते हैं? नहीं, देखें, बिल्कुल ऑफ कोर्स हम इसी उम्मीद के साथ हमने किया है कि ऑपोजिशन को भी आवाज दें, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें भी खामोश रह जाना चाहिए, क्योंकि हमने खुद की। तो डेफिनेटली आप हमें भी अकाउंटेबल रख सकते हैं उस वक्त। शुक्रिया राना साहब, राना अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे। सो दिस इज़ द लेटेस्ट। जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी हतमी हो गई है। सदर मुमलिकत ने तौसीक़ कर दी है, 26 को अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। इस बारे में कुछ दीगर मामलात के बारे में आपको बताना है, और वही हो रहा है जिसका खदशा था। खदशा क्या था? इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। मौसम तब्दील हुआ और लाहौर में स्मॉक सीज़न शुरू हो गया। बाय द वे, मेरा गर्मियों में इवन 2-3 दफ़ा लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ, और गर्मियों के मौसम में भी जब औस वगैरह का ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता, आपको वो धुआं, आपको वो पोल्यूशन हवा में अगर आप किसी और जगह से जाएँ तो नज़र आती थी। महसूस होना एक अलग बात है, नज़र आती थी, मतलब देयर वाज अ हेज इन द एनवायरनमेंट। पंजाब का दारुल हुकूमत है, दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। पहले नंबर पर कल भी रहा। आदाद शुमार बता रहे हैं कि लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त भी बदतरीन है, और लाहौर इस वक्त भी आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 है। लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी विद वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द कंट्री। बहुत से इक़दामात भी अब किए जा रहे हैं, कुछ जुर्माने भी हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी हमने देखा, ईंटों के भट्टों के खिलाफ हुई, जुर्म और व्हीकल आगाही मुहिम इतनी भरपूर चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। फसलें अब भी जल रही हैं, उनकी इत्तलात देने के लिए नंबर्स भी हुकूमत बार बार जारी कर रही है कि जी आप बताएं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी है कि मुकदमात बनाएं, उनके खिलाफ गिरफ्तार करें जो फसलें जला रहे हैं, क्योंकि वो आग जो फसलों को लग रही है अब वो लाहौर के घर घर तक पहुंच गई है। सो ये सूरत हाल है। चाहे वो भट्टे वाले, वो फैक्ट्रियां जो धुआं छोड़ रही हैं लाहौर के इर्द गिर्द, वो व्हीकल्स जो कि धुआं छोड़ने का बाइस बन रही हैं, चाहे वो ख़राब गाड़ियां हों, पिकअप हों, वैन्स हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ईच थिंग एंड एवरी थिंग इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस। और ज़ाहिर है उससे पूरा शहर, इसके गिरदोरवा के इलाके भी अब मुतासर हो रहे हैं। उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मे फरवा, हम कल सरदार सरफराज साहब से, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से बात कर रहे थे, और यूजुअली हम देखते हैं कि नवंबर या दिसंबर में कहीं जाके स्मॉग का फिनोमेना ज़रा ज़ोर पकड़ता है, लेकिन अभी तो अक्टूबर है और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1, और वही स्मॉग, इर्द गिर्द धुआं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ये लाहौर जो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 3 रोज से हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 से 300 के दरमियान कर रहा है, लेकिन आज जो है, जो अब तक 1 घंटा पहले की सूरत हाल थी कि 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का रिकॉर्ड किया गया, और इस टाइम के ऊपर 419 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है रिकॉर्ड है। और लाहौर जो है वो जो दुनिया की आलूदा तरीन जो शहर है उनमें सरे फहरिस्त है, यानी नंबर 1 पर चल रहा है। और इस हवाले से महकमा मौसमियात ने बाकायदा एक लेटर भी, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर
ये मेंशन किया गया है ना सिर्फ लाहौर बल्कि कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और फैसलाबाद, ये वो शहर हैं जो इस साल सबसे ज्यादा स्मोक से मुतासिर होंगे। और लाहौर में तो उसके असरात जो हैं वो बाकायदा दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त लाहौर में जो हद निगाह है वो 1 पहुंची हुई है, यानी स्मोक का जो लेवल है वो इतना बढ़ चुका है कि जिससे हद निगाह भी वो 1 तक आ गई है। हालांकि अभी सर्दी का सीजन शुरू नहीं हुआ, मतलब दिस इज अ न्यू फिनोमेना। हम लाहौर में पले बड़े हैं, मतलब दिसंबर एंड जनवरी में जाके कहीं वो सूरत हाल होती थी कि रात में कुछ नजर ना आए, लेकिन आप ये कह रही हैं कि अक्टूबर में भी हद निगाह इतनी कम है कि शाम में लोगों को इधर से उधर जाने में, गाड़ियां चलाने में, बाइकों पे मसला हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 500 से ऊपर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और इस टाइम पे लाहौर में 419 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो आप खुद ही सोचें कि इस वक्त हद निगाह 1 तक पहुंची हुई है। और महकमा मौसमियात ने इस हवाले से खास तौर पे, चूंकि ये मौसम जो है मिड ऑफ दिसंबर तक चला रह जाएगा, तो उसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे लाहौर में खास तौर पे और ये दीगर शहर जहाँ मैंने आपका जिक्र बताया आपको, उन शहरों के अंदर खास तौर पे जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो जिनको यानी कि हेल्थ के मामले में कुछ मसाइल का सामना है, उन्हें जो है खास तौर पर जो है अलर्ट किया गया है कि आप अपने आप का ख्याल रखें और सुबह और शाम के औकात में क्विकली बता दें जरा, कोई जुर्माने भी हो रहे हैं जो खेत जला रहे हैं, जो गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं, कोई कार्रवाइयां भी होती हुई नजर आ रही हैं? जी महकमा माहौलियात तो दावे करता है कि हमने स्क्वाड भी बना दिया है, एक्शन भी लिया जा रहा है, भट्टे भी गिरा दिए हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ हो रहा है तो सवालिया निशान इस वक्त ये बन चुका है कि लाहौर में स्मोक जो है वो इतनी ज्यादा कैसे हो और इतनी जल्दी कैसे आ गई है, इतनी जल्दी कैसे आ गई। बिल्कुल अब्दुल्ला, और दूसरी ये कि कसूर के अंदर फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं और जब एक नंबर भी दिया गया है कि बहुत शुक्रिया, नंबर के ऊपर राब्ता करें। जी बिल्कुल, नंबर भी है, भरपूर आगाही मुहिम भी है। बहुत शुक्रिया आपका उम्मे फरमान भाई। नंबर आपको पता होगा, नहीं तो आप गूगल कर लें और बताएं उन लोगों के बारे में जो कि फसलें जला रहे हैं, क्योंकि ये आपको, आपके घर वालों को, आपके प्यारों को कैंसर और दीगर अमराज में मुब्तला कर रहा है। ये माहौल जिसमें आप हर वक्त सांस ले रहे हैं, ये आपको मौत के मुंह में लेकर जा रहा है, मौत के करीब लेकर जा रहा है। सो प्लीज़ आप एक तो मास्क पहने और आप अपने इर्द गिर्द अगर कोई खिलाफ वर्जी होती हुई देखें, आपको नज़र आ रहा है कि भाई आपके करीब ही कोई खेत जल रहा है, आप कंप्लेन करें, फिर कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं। 1373 इज़ द नंबर, 1373 1373 एक नंबर है, ये मुफ्त है, आप इस पर कॉल करें, शिकायत दर्ज कराएं, होपफुली कार्रवाई होगी और कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये हाल है अभी अक्टूबर में, तो आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा। जी जियो जंग किताबन से आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, जिसमें कल स्टेज परफॉर्मेंस पेश की गई है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। मॉस्को रशिया से आए हुए हैं फनकार, म्यूजिकल प्रोडक्शन थी, टाइटल था इसका द रोड। और व्हाट वाज दिस ऑल अबाउट, ये हम जानेंगे फ्रॉम द डायरेक्टर एंड वन ऑफ द परफॉर्मर्स herself. हमारे साथ मौजूद हैं who is the director and the actor, and Maria who is the actor in the play. Welcome to Pakistan, welcome to Geo Pakistan ladies. Welcome to our studios. So your performance was last night. Yeah, how was the response like? It was great. It was great. First of all, I want to say what we are very grateful for invitation and what we are part of this great the World Culture Festival Karachi. And I very impressed, yeah, I can say this, about the scale of this festival, because it's this is World Culture Festival in the truest sense of the word as well, because there are people from almost every corner of the world. We had a group from the UK yesterday, from Norway the other day, from Nepal, from Bangladesh, from different parts of the world. So, and you are here from Russia. Yeah. So it is also proving to be an opportunity for you to communicate and network, I believe. Yes. We didn't do it. No, yet. We didn't. Yeah, we didn't met because we just third day here, and 2 days took our time for preparation and for the performance. But
today we start. So ये कह रही है कि इनके लिए भी एक मौका है, लेकिन ज़ाहिर है रिहर्सल और परफॉर्मेंस की तैयारी में बिजी थे, इसलिए नहीं मिला मौका अभी लोगों से नेटवर्क करने का। लेकिन बहुत मशहूर हैं यहाँ की हॉस्पिटैलिटी को लेके और इस फेस्टिवल के स्केल से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। Maria, this is your first time here as well? Yes, as well, and I'm very curious about your city, about Pakistan. I'm very interested in the culture of your country. Thank you for coming here and doing this, what you're doing. Tell us a bit about the play. What was it about? Because I believe, was it in Russian? Was it in English? Were there no words at all? What was it about? At first, I would say that our tools that we use, it's emotions, moves of the body, and energy. And these are the universal tools, by the way. Yes, exactly. It's international communications. Tools. Yes, and I would say that our spectators were feeling us, and we feel them. And so I would say that this performance is about, it calls road. It's about steps that we use every day. It's about choices that we do every day, and that makes our future. That's about me, and maybe every spectator can feel something like this. So there were no words at all. It was all a physical act, right? Yes, it's physical. It was a physical act. इसमें कोई अल्फाज नहीं थे, अंग्रेजी, रशियन, कुछ नहीं था. Emotion, energy, music, but there was music in it? Of course. Of course. Of course. What, you know, what's the point of performing a play if there are no words and no music? Yeah. All right. So, did you have a chance to meet some of our, as in some people from our audiences? What was the response like? Were they able to understand the emotion that you were trying to portray on the stage? Because, you know, most of the emotions are universal. Yes, we had response. Most of the people told us what they were impressed with energy and with beauty. Because I like beauty on the stage and in life as well. And when you say beauty on the stage, were there costumes? Were there beautiful light, sets? Yeah, sets, light. We work a lot with light, all this. Yes, because it's just also a tool for connect with people, to help people to feel deep in subject, in topic. You are associated with a theatre group back in home in Moscow. When you got this invitation, did you like plan or give it a thought that what should we take to Pakistan? How was this decision made that, all right, The Road is the play that we would be performing in Karachi in Pakistan? It's a long way to come here because it started 6 years ago. It started 6 years ago? Yes, because the director Sohail Malik, he's originally from Karachi. We met with him in Baku in Azerbaijan, and it was the first connection with Pakistan. And today we are here. So 6 साल पुरानी कहानी है. बाकू में इनकी एक हमारे डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई और आज यहाँ पे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मौजूद हैं. But how did you decide that you, all right, this is the play that you would be performing? I'm sure you must have other plays in your bucket as well. Yes, we have, but this performance is maybe much easier to bring to different countries because it's just 3 actresses on the stage and just 5 people in our team. It's not so big. Were you part of this process since the start, or you later joined this group? From the beginning. From the beginning? Yes. Lovely. All right, ladies, I'm sure you must have other things to attend to. Are you doing any workshops so that people who are watching us, students who are interested in learning something or, you know, listening something from you? So tomorrow I will give the workshop for tomorrow students. You give it? Yeah. It's fundamentals of the physical theatre. It's main tools of what we use in physical theatre in general. Yeah. So they have a workshop. अगर आपको interest हो इनसे कुछ सीखने में physical theatre के बारे में, तो this is a golden opportunity. ये opportunity आपको कहीं नहीं मिलेगी. Maria, have you had a chance to go around in the city? Did you try our food?
if I tried a food. Not yet. I tried something. What have you been eating so far? You are here since 3 years. More salads. Yes, but what I tried was very spicy for me, to be honest. Was it? Yes, yes. Well, you still are here for a few more days, so you better get used to it. Yeah. Because there are some amazing options out there, and I think you should explore. We'll urge Arts Council के इन्हें लेके जाएं इधर उधर कहीं. वैसे इनका इरादा है आज कहीं शॉपिंग वगैरह पे जाने का. Thank you, Maria. Thank you, Lydia. Thank you. Thank you. Thank you for coming here, for performing for us. And if you're interested, आप इनसे सीखना चाहते हैं तो आज ये वर्कशॉप भी देने जा रही हैं, जिसकी तफसील आपको आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के पेज के ऊपर मिल जाएगी. 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ के लीडरान कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि करना क्या है. वैसे तो अली अमीन गंडापुर कह चुके हैं कि पूरा मुल्क बंद कर देंगे, एहतजाज वगैरह करेंगे. हामिद खान कह रहे हैं वकला तहरीक चलाएंगे. फिर पार्लिमानी कमेटियों में नाम दिए जाते हैं, फिर इजलास में शिरकत ना करने का फ़ैसला आता है. अब क्या होता है ये तो पता नहीं है, लेकिन सर्टनली इनकी सियासी ताकत का महवर तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही है. कोई बड़ा एहतजाज वहाँ से हो पाता है या नहीं हो पाता, ये वक्त बताएगा. लेकिन इस बार भी वही मैदान में आने और हुकूमत को घर भेजने का ऐलान कर रहे हैं एज़न अली अमीन. तो उसी तरफ PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें भी ज़ोर शोर से हो रही हैं. ख़ुद पार्टी रहनुमा अपने अरकान को बिकाऊ माल करार दे रहे हैं. अगर वो सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया और ये जो पाकिस्तान में एक तारीख बार बार दोहराई जाती है कि अपने मनपसंद लोगों को लगाकर अपने इंटरेस्ट को उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये भी एक ऐसा ही हमला है. अब अदलिया के ऊपर हमला हो गया है कि उसको भी महकूम करके अब मर्जी के बंदे लगाएं, तो फिर मर्जी के बंदों से मर्जी के फैसले कराएं. खान साहब से मेरी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा. हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ. जो जल्दी पहुंचे या बाद में पहुंचे या जो जहाँ पे होगा वो उसका हिस्सा होगा. पर एहतजाज जब तक जारी रहेगा, जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते. इन लोगों ने हमें भी मामू बनाया. पहले खबर डाल देते थे कि जनाब फलां का बच्चा उठा लिया, फलां का ये उठा लिया. ये सारी जो है मेरी भगत होती थी, कोई उठाना मुठाना नहीं होता था. सिर्फ पैसों पे ये बिके हैं. जो ज़मीर फरोश जो खान के नाम पे वोट लेके आज उनके साथ बैठे थे, तो मैंने और उमर अयूब खान ने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की. जब ये वोट के लिए खड़े हुए तो हाथों में कागज उठा के उन्होंने इस तरह रख लिए ताकि अपने चेहरे छुपा सकें. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान ऐसे हालात में कर रहे हैं जब पार्टी के असल फैसला साजों ही का पता नहीं है. पहले एक फ़ैसला होता है, सियासी कमेटी कोई और फैसला सुनाती है. सियासी मुखालिफिन PTI को अपनी सफ़ें दुरुस्त करने के ताने भी दे रहे हैं. साथ साथ आपस के इख्तलाफात के सामने आगे 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं. अब अगर उस लड़ाई की वजह से उन 4 मेंबरान ने आज़ाद हैसियत से वोट दिया है और सबके सामने आके दिया है, तो फिर इनको चाहिए कि अपनी जमात की इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी जमात के हवाले से मामला ठीक करें. ये आईनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया और अवाम को इसका फायदा होगा जब एक आम आदमी का केस प्रायोरिटी के ऊपर लगेगा. तहरीक इंसाफ एहतजाज करती रही, लेकिन हुकूमत अपने हदफ पूरे करती रही है. 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत खुद को मज़ीद मजबूत तस्वुर कर रही है, मगर तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली अभी तो क्लियर नहीं है. कारकुनों को सड़क पर लाना है तो वो शायद इतना आसान भी नहीं होगा. सेंटर वलीद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं. सेंटर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया. सेंटर साहब, अब ये तरमीम तो हो गई, जाहिर है उस पर एहतजाज की कॉल भी. हामिद खान साहब ने कहा हम वकला तहरीक चलाएंगे. अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुल्क बंद कर देंगे. करना क्या है, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आती है. पहले पार्लिमानी कमेटी में जाने के लिए नाम दिए जाते हैं, फिर फैसला होता है कि नहीं जी हम इसको अटेंड नहीं करेंगे. आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला था इस प्रोसेस का हिस्सा ना बनना? जी बिल्कुल दुरुस्त फैसला था जी. हमारा बुनियादी इसमें मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये है कि हम इन तरामीम को बिल्कुल नाकाबिल कबूल समझते हैं और इनको मुस्तरद करते हैं. और किसी भी इनके प्रोसेस इससे मुताल्लिक या इससे मुंसलिक जो प्रोसेस है, जो इन तरामीम के नतीजे में बॉडीज़ बन रही हैं या बनी हैं, कोई कमेटी कोई कमीशन, उसमें शिरकत करके हम इन आइनी तरामीम को किसी किस्म की अपने तरफ से लेजिटिमेसी देने का बिल्कुल इरादा नहीं रखते, और इसी वजह से हम इसमें शिरकत नहीं कर रहे. ये जब
कमेटियों की तश्कील होने के लिए नाम भेजे जा रहे थे, तो वो नाम भेजे गए थे सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पॉलिटिकल कमेटी। और उससे चंद घंटे बाद जब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें जो इज्तिमाई राय थी पार्टी में वो यही थी, और वो भी मुत्तफिका थी कि किसी भी तरीके से हमने इन तरमीम के नतीजे में जो वजूद में आने वाला जो प्रोसेस या सिस्टम है, हमने उसको अपनी मौजूदगी से या अपनी शिरकत से उसको लेजिटिमेसी नहीं देनी, उसको हम जायज़ करार नहीं देंगे। और उसके अलावा बाकी क्या इकदाम है, आप जिस तरह गंडापुर साहब वगैरह की बात की, उस पे आएंगे हम, वो अब आएंगे उस पे वलीद साहब। लेकिन जब जाहिर है एक इज्तिमाई सोच ये भी थी कि अब जो मुरव्वजा, अभी तो एक तरमीम हो गई, लेकिन इससे पहले जो राइट तरीक़ाकार था, आपके ख्याल में उस पर भी तो शुकूक शुबहात थे, उस पर भी तो इबहाम थे, उसके नतीजे में भी मुताद्दिद फैसले या मुताद्दिद चीफ जस्टिस ऐसे आए जिनके किरदार को लेकर सवाल उठा, जिनके फैसलों को लेकर सवाल उठा। फिर हाई कोर्ट में 3 में से ही फैसला किया जाता है, फिर एक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट तक किस तरह पहुंचता है, उस पर मुताद्दिद आप ही की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वकला रहनुमा के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं कि भाई बहुत सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। बार कौन सी है, मतलब कहाँ प्रैक्टिस करते रहे हैं, चेंबर कौन सा है, किसके साथ ताल्लुकात हैं। तो जब वहाँ ये सारे इबहाम मौजूद थे और एक नया तरीका आना ही था, तो इस नए तरीके पे क्या एतराज़ है फिर? हाँ जी, वो जो पुराना तरीका था वो इस वाले से तो बेहतर था। मैं आपको बतौर एक कानूनी, क्योंकि मेरा शोबा है कानून और आइन से मुताल्लिक, मैं उसके आपको एक मुख्तसर राय तो ये दे देता हूँ। दूसरा ये है कि उस जो तरीक़ेकार मौजूद था आइन में पहले तरमीम से, उसके पीछे भी पूरे एक जुडिशल हिस्ट्री है, क्योंकि आज से कोई 30 साल 35 साल कबल भी इसी तरह जो इंतज़ामी जो सुतून था रियासत का, या जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, वो अपने आप को हावी रखता था इन तकर्रियों के ऊपर, चीफ जस्टिस की तकर्रियाँ, जजेस की तकर्रियाँ, और बिलाखिर उसमें एक किसी किस्म का एक क्लैश हो गया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी। ये 1995 में अल जिहाद वाला एक अल जिहाद ट्रस्ट वाला एक फैसला आया था, और ये फैसला मैं थोड़ा सा इसका इसलिए जिक्र भी कर रहा हूँ क्योंकि ये 1996 में इसका फाइनली फैसला आया। इस पे ये भी हुकूमती लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑन बोर्ड थी JUIF, और इनिशियल जो ड्राफ्ट था उससे ये बहुत मुख्तलिफ है जो अब आया, और इस पे आप लोग भी तकरीबन राजी ही थे। जी, मैं इस पे भी रोशनी डालता हूं कि पिछले ड्राफ्ट और इस ड्राफ्ट में क्या फर्क था, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको वाजे कर दूं कि जो प्रोसेस पहले था आइन में इस तरमीम से, 26वीं तरमीम से, और जो अब है उसके हवाले से मैं सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा था कि 1994 और 96 के दरमियान कुछ फैसले अहम, एक हिंदुस्तान में और एक पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान वाले फैसले ही के उसूल फिर पाकिस्तान में अपनाए गए थे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, फिर यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनाया। वो ये था कि जहाँ तक जजेस की तकर्री का ताल्लुक है और अदलिया के तकर्रियाँ, कॉन्फर्मेशंस, एलिवेशंस, तरक्की देना, उसमें अदलिया खुद ही फौकियत रखेगी। मुशावरत जो है वो एग्जीक्यूटिव की उसमें शामिल तो होगी, लेकिन फौकियत जो है वो जुडिशल ब्रांच की और चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उनकी राय की फौकियत होगी। ये तरामीम अब वो सिस्टम जो था, और उस फैसले के नतीजे में फिर कुछ तरामीम, जब 18वीं तरमीम हुई तो सीनियर मोस्ट जज वाली चीज जो थी वो उस फैसले में थी कि जो सीनियर मोस्ट जज किसी भी कोर्ट का होता है बशमूल सुप्रीम कोर्ट, उसकी एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है टू बिकम द चीफ जस्टिस, और फिर उसी को आइन के अंदर डाला गया। और ये PPP और PMLN ने डाला था, ये हमने नहीं डाला था। बहरहाल अगर वो प्रोसेस परफेक्ट नहीं भी था, उसमें कबाहतें थी, उसमें लोग कहते हैं फेवरेटिज्म या चेंबर में काम करना, वो सब अगर वो सब कबाहतें उसमें थी भी, तो अदलिया अपने फैसले खुद कर रही थी। उसकी आज़ादी के ऊपर ये कम से कम उंगली नहीं उठ सकती थी कि वो अपने फैसलों में आज़ाद नहीं है। अलबत्ता वो फैसले चीफ जस्टिस साहिबान ऐसे आए जिनके बारे में तासुर आम ये था कि ये अपने फैसलों में आज़ाद नहीं है, ये मुक़्तदरा से डिक्टेशन लेते हैं, मॉनिटरिंग जज बनते थे। आपको भी वो सारी कहानियाँ पता ही हैं वलीद साहब?
जी मुझे वो सारी कहानियां पता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसी भी वो कबाहतें थी उसका ये मतलब नहीं निकलता कि उसका हल ऐसा है कि अदलिया तो उसका हल फिर आप प्रपोज करते जब इस डायलॉग में एंगेज थे? अदलिया को पार्लियामेंट के ताबे कर दिया जाए, जो कि इन तरामीम के जरिए किया गया है। अदलिया को चीफ जस्टिस की तकर्री जो है वो अब एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दी गई है, 3 जजेस में से एक का करना। फिर बेंचेस की तश्कील जिसमें सरकार खुद फरीक होती है, वो बेंच खुद बनाएगी कि जी हमारे केसों में कौन सा बेंच फैसला करेगा। और तीसरा, जजेस की इवैल्यूएशन, इसमें भी एग्जीक्यूटिव जो है वो फौकियत रखेगी। तो ये तो एक मुकम्मल तौर पे एक वार है, एक अटैक है, अ स्टेक इनटू द हार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। आपके लेजिट सवाल है और ये तहफ्फुज़ात आप समेत बहुत से लोग उठा रहे हैं, सामने ला रहे हैं। बिल्कुल जी। अब लेट्स सी के पिछली कमजोरियों का तदारुक ये नहीं है कि उसको एग्जीक्यूटिव के मातहत बना दिया जाए। वो तो हम कड़ाही में से आग में छलांग लगाने के मुतरादिफ। चलिए, कड़ाही में से अब आग में छलांग तो लग गई, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? नहीं जी, हमने ये ऐलान, गंडापुर साहब की आपने एहतजाज के ऐलान की तो बात की, जिसका हतमी फैसला तो पॉलिटिकल कमेटी एंड इवेंचुअली गाइडलाइंस ऑफ चेयरमैन इमरान खान के तहत ही होगा, जो भी आगे का प्रोटेस्ट्स का लाहे अमल है। लेकिन इसको हर फोरम पे हम चैलेंज करेंगे जहां जहां इसका मुमकिन हो सका। उसके अलावा वकला की तहरीक और दीगर जो और बहुत सी कुव्वतें हैं, जमहूरी कुव्वतें हैं जो पुरअमन एहतजाज कर रही हैं, उसमें बलोचिस्तान में मूवमेंट है, हक दो तहरीक है, महारंग बलोच हैं, लॉयर्स हैं, हम सब के साथ मिलकर अब एक मुल्क गिर एहतजाज का जो है वो प्लान जो है वो कर रहे हैं। और आपने जिस तरह देख लिया कि अब ये जो पूरा प्रोसेस जब इसको मलियामेट कर दिया गया है, जो पहला वर्जन था और अब के वर्जन में, उसमें तो बिल्कुल ही एक आखिर कर दी गई थी कि इंसानी हकूक को भी पामाल करने के तरीके बना दिए गए थे। आप उनको चैलेंज ही नहीं कर सकते थे अगर आपके हकूक की पामाली हो। मिलिट्री कोर्ट्स को, फिर सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन है, उसमें बहुत सी चीजें थी। और सर फहरिस्त के कोई तरीका ऐसा हो जिससे जस्टिस काजी फैज ईसा जो है वो बरकरार रहे, तो उसको कम से कम जो है उससे एक बेहतर तरीका बना लिया गया है। लेकिन फिर भी हम कड़ाई से आग में छलांग लगा चुके हुए हैं। और मैं एक जुमला जरूर अर्ज करूंगा। कल एक तज्जिया पढ़ा जिसमें एक तज्जिया निगार राशिद रहमान साहब ने बड़ा वाज़ेह और अच्छा लिखा कि हम बजाय के इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करें या तामीर करें, बजाय के उनको डिफेंड करें या उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, हम महारत रखते हैं, हमारी तारीख बताती है, हम महारत रखते हैं कि हम इदारों को डिस्ट्रॉय करते हैं, हम तबाह बर्बाद करते हैं, जो कि अभी जुडिशरी को करने का ये सारा तरीका जो है हुकूमत की एक राय ये भी है कि अगर आप 100 निकात होते और 100 पे आप मुत्तफिक होते और आपकी मुशावरत से भी कर लिया जाता, तब भी आप लोग शायद इस प्रोसेस का, बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल पोजीशन, इतनी आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ली हुई हैं पॉलिटिकली कि कंसेंसस पैदा हो ही नहीं सकता था। अगर आप अपने तय या आपके साथी जो हैं किसी चीज़ पे इत्तेफाक कर भी लेंगे तो आपके बानी जो चेयरमैन हैं वो उस इत्तेफाक राय को कायम रहने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है जी, वो तो डिपेंड करता है ना कि जी कौन सी चीज पे इत्तेफाक राय होता है। ये जो आपके सामने आई हैं सारी तरामीम, और इसके ऊपर आपने भी यकीनन पिछले 2 दिन में बहुत से जरीदों में, अखबारात में, टेलीविजन प्रोग्राम्स में माहिरीन की राय आई है। सब की राय इसमें यकता है कि ये जो है पैरेलल कोर्ट सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बना करके, नहीं है। सिंध हाई कोर्ट बार जो है वो कह रही है, उन्होंने मुबारकबाद देती है, सुप्रीम कोर्ट बार ने मुबारकबाद दे दी है, तो ये मुबारकबादें भी आ रही हैं कहीं कहीं से। हाँ जी, बस वो अपने आप को ये झूठी तसल्ली देते रहें कि जी असल में हमारा सिस्टम ज़्यादा मजबूत हुआ है। एक्चुअली ये सिस्टम जो है ये ताबे हुआ है और हम उसी तरह बहुत सी दहाइयाँ पीछे चले गए हैं। हम वही डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के दौर में जो आ गए हैं। और मैंने ये भी एक अर्ज किया है, अल्लामा इकबाल का मिसरा है, जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा। ये शाखे नाजुक पे ये 2 जो बीएनपी के सेनेटर्स के जरिए सेनेट में वोट हुआ और फिर ये भगौड़े लेके इधर से नेशनल असेंबली में, ये शाखे नाजुक पे बना है आशियाना नापायदार होगा। चलिए, हमारे पास वक्त होता तो हम ज़रूर पूछते कि पीटीआई ने क्या कार्रवाई का फैसला किया। वो जो एक अंदर की रिफ्ट चल रही है कि शो कॉज वगैरह तो हो गए हैं, लेकिन एक लैक ऑफ ट्रस्ट या वो एतमाद का फुकदान जो अब रहनुमाओं में नज़र आ रहा है। मतलब मेहरबानों अपने भाई की सफाइयाँ दे रही हैं, वो कह रही हैं कि जी मेरे वालिद साहब कह रहे हैं कि मेरा बेटा मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अजीब सी सूरत हाल है। सो
वो भी एक अलग चैप्टर है। लेकिन अभी हमें और बातें करनी है, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान भाई तीसरा और फैसला कुन टेस्ट जो है वो कल से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसाने की तैयारियों में है, मगर मेहमान टीम भी वो कह रहे हैं कि हम कैसे पीछे रहेंगे। उन्होंने भांप लिया है सब कुछ और उन्होंने पिटारी खोली और उन्होंने अपने स्पिनर्स निकाले हैं। एक और स्पिनर निकाला, जवाब में स्पिनर्स को मैदान में उन्होंने भी उतारने का फैसला किया है। जैक लीच और शोएब बशीर के बाद लेग स्पिनर रेहान अहमद भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। भाई ये स्पिन जो है ना हमारे लड़के ही कर सकते हैं, मतलब ब्राउन बॉयज़। पाकिस्तान अच्छे मतलब पाकिस्तान की तरफ से एक स्पिनर जाहिद महमूद को कम करके फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को खिलाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पिछली बार तो पाकिस्तानी स्पिनर्स ने मैच जितवा दिया था, अब दूसरी तरफ से भी भरपूर तैयारी के साथ आने का इरादा उस टीम का और इंग्लिश स्पिनर्स टफ टाइम दे सकते हैं, सर्टनली दे तो सकते हैं। नज़र आ रहा है कि रावलपिंडी में इस बार टक्कर का मुकाबला होगा। सो टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई थैंक यू। अब सीरीज़ आ गई है, सीरीज़ का फैसला कौन मैच है। इंग्लिश साइड ने भी स्पिनर्स पर पूरा भरोसा करने का फैसला किया है। स्पिनर्स ने ही हमें नतीजा दिया था। पिंडी में भी बज़ाहिर हमारा यही प्लान है। आपकी नज़र में एक मरतबा फिर 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए या कुछ चेंजेस करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस की और विनिंग मेथड की, वो आपने देखना है आपका क्या है और ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अगर आप घास वाला पिच बनाते हैं तो जिस पे रिजल्ट निकल सकता है, तो आप देखते हैं कि दूसरी जो टीम है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या वो सीमिंग कंडीशंस में खेलती है? तो बिल्कुल जवाब होगा हाँ खेलती है। अपने यहाँ उनके ट्यूब के बॉल होते हैं, ओवरसीज कंडीशंस होती हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, बॉल हिलता और चलता रहता है, तो उस पे तो उनको आदत है। फिर वो कौन सी चीज है जिसपे आदत नहीं है? वो स्पिन रह जाती है। और हमारे पीछे जो भी कोच का बयान आया था बड़ा जबरदस्त, जो असिस्टेंट कोच है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास हम इसलिए स्पिनिंग ट्रैक नहीं बनाते कि स्पिनर्स ही नहीं है जो 20 विकेट ले सके। और उसके बाद जैसे ही हल्का सा स्पिनिंग ट्रैक बना, कोई मैसिवली स्पिनिंग ट्रैक नहीं था कि पहले दिन से इतना ब्रेक हो रहा है, तो आपने देखा पाकिस्तान को फायदा हुआ उस चीज का। अब वो था मुल्तान में कि अब आप खेलने जा रहे हैं पिंडी के अंदर, आया आप टर्निंग ट्रैक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, और बन सकता है तो कितना बन सकता है। फिर उसके हिसाब से आपने टीम खिलानी है। लास्ट टीम में आप जरूर बात कर सकते हैं कि ठीक है आमिर जमाल की जगह, क्योंकि वो अपने बेस्ट रिदम में नहीं है, एक आधा फास्ट बॉलर इंडक्ट कर सकते हैं जो जेन्युइन प्योर हो। 3 स्पिनर की ऐसे आपको इतनी जरूरत पड़ने नहीं वाली है, 2 स्पिनर हो सकते हैं अच्छे तगड़े जिन्होंने परफॉर्मेंस की है। अच्छा, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने तो अपनी फॉर्म दिखाई है, लेकिन इंग्लैंड भी जाहिर इरादा रखता है। जैक लीच भी ठीक ठाक ही चल रहे हैं, शोएब बशीर भी बुरे बॉलर नहीं हैं, अब रेहान अहमद को भी शामिल किया जा रहा है। तो क्या हमारा बैटिंग लाइनअप एक अच्छे स्पिन अटैक के लिए रेडी नजर आता है आपको? देखिए, आप एक मैच जीत जाने से आपकी जो सारी चीजें पीछे आपने डिजास्टर्स परफॉर्मेंस दी हैं वो धुलने नहीं वाली। ये बात झुकी छुपी नहीं है कि आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास T20 मैच ओपनर नहीं है, आपके पास टेस्ट के जो ओपनर्स हैं आपके वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर आपके पास व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं है, आप वर्ल्ड कप से बाहर हुए, आप बांग्लादेश से हारे। ये सारी चीजें ये धुलने वाली नहीं है, लेकिन जीत होती है। आपने कहीं ना कहीं एक ट्रैक पे तो चलना ही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ इंग्लैंड एक प्रोफेशनल टीम है, यू एक्सपेक्ट कि वो जो पिछले मैच में गलतियां की हैं उन्होंने, वो उससे सीख के आप पे हार्ड आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हार्ड आएंगे तो हमारे पास चीजें नहीं। हमारे प्लेयर्स का भी, स्पेशली स्पिनर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा हाई होगा। और जो बैट्समैन है, अगर हमारे बैट्समैनों ने एशियन क्रिकेट में स्पिन टैकल नहीं करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें भी गोरे मंगवा के टीम में डाल देना चाहिए। अच्छा, अभी तक तो हम टॉस जीते हैं, टॉस बड़ा अहम भी है, और अगर हम टॉस ना जीते और पहले हमें बॉलिंग करना पड़ गई तो आपको लगता है हमारे विनिंग चांसेस पे फर्क पड़ सकता है? जितना भी टीम एम्फेसाइज कर ले, कोचिंग पैनल एम्फेसाइज कर ले कि टॉस पे इतना गौर नहीं देना चाहिए, लेकिन टॉस एक ऐसी चीज है जो मैटर करता है, वो हमेशा से ही मैटर करता है। और स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर जहाँ पे चौथी इनिंग बड़ी मुश्किल होगी, ज्यादा टर्न होता है, टारगेट चेस करने का प्रेशर होता है, इस सिचुएशन में और इन कंडीशंस में टॉस और ज्यादा वाइटल हो जाता है। आपने देखा भारत के अंदर भी टॉस बहुत वाइटल होता है। इसी तरह जहां भी, जिस तरह पाकिस्तान है, अगर टर्निंग ट्रैक की तरफ जा रहे हैं तो टॉस बहुत वाइटल होगा और टॉस जीतना बहुत वाइटल होगा। लेकिन ऑन अदर एंड जो अच्छी टीमें होती हैं वो यही करती है कि अगर वो टॉस हार भी जाए
तो उनके पास ऐसी प्लान्स मौजूद होते हैं, ऐसे प्लेयर्स मौजूद होते हैं, ऐसे स्किलफुल प्लेयर्स मौजूद होते हैं कि वो अच्छे प्लान्स और अपने स्किल से गेम को ओवरटर्न करते हैं। अच्छी बात ये होती है कि इंसान एक जीत के ट्रैक पे चढ़ जाए और जीत के अपनी गलतियों और खामियों पे काम करे और जो चीजें हैं वो सॉर्ट आउट करे ताकि आपकी टीम बेहतर से बेहतर होती रहे। लेकिन अगर ये समझ लेना एक जीत से, जिस तरह हम पिछले 12-15 सालों से सोचते आ रहे हैं, जैसे जीत जाते हैं बी सी डी टीम के खिलाफ जीतते थे तो हमें लगता था कि मिट्टी पाओ, सब छिपा दो, सब ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। बेहतर तरीका यही होता है कि आप जीतते चले जाएं और आप वो चीजें भी साथ रेक्टिफाई करते चले जाएं। चलिए जी, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच और इंशाल्लाह होपफुली हमारी स्ट्राइक पे हम बात कर रहे थे कामयाब होगी और हम ये मैच जीतेंगे और सीरीज़ भी जीतेंगे जी। और एक मेहमान से आपकी मुलाकात करानी है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनकी अपनी कहानी, इनका अपना तारुफ है। गुजरावाला से ताल्लुक़, 11 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग का आगाज़ किया, टीनेज में ही पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट किया, मेडल्स जीतते चले गए। जब ओलंपिक्स की बारी आई तो फिर चांस नहीं दिया गया, सियासत का शिकार हो गए, सियासत की नज़र हो गए, अपनी फेडरेशन के रवैये से नाराज़ हो गए। फिर वेट लिफ्टिंग छोड़कर पावर लिफ्टिंग शुरू कर दी और उसमें अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया जनूबी अफ्रीका में होने वाली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में, और यहाँ 1-2 नहीं 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। नूह दस्तगीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पावर लिफ्टर के हैं, वेट लिफ्टर के हैं, मेडलिस्ट। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जो आपकी रीसेंट कामयाबी है कॉमनवेल्थ के पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में, उस पर बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन पावर लिफ्टिंग आप करते नहीं थे, वेट लिफ्टिंग से फिर आप शिफ्ट हुए हैं पावर लिफ्टिंग की तरफ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? जी आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया और जियो का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल, मैं प्रोफेशनली वेट लिफ्टर हूँ और तकरीबन 13-14 साल से मैं जो है वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ और सिर्फ इस मकसद के लिए कर रहे थे कि हम जो है पाकिस्तान को ओलंपिक में जो है मेडल दिला सकें। तो लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने मेरे लिए जो है ना इतना को मुश्किल बना कर दी है कि मैं जो है ना मैंने अपनी गेम ही जो है वो स्विच कर लिया और मैं पावर लिफ्टिंग में आ गया हूँ। और फिर वाले साहब ने भी यही कहा कि मकसद तो ये है कि हमने जो है ना पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड का टाइटल लाना है, तो वो फिर चाहे वेट लिफ्टिंग हो चाहे वो फिर पावर लिफ्टिंग हो, मकसद अपना पूरा होना चाहिए। देखिए वेट लिफ्टिंग तो ओलंपिक्स का हिस्सा है लेकिन पावर लिफ्टिंग अभी ओलंपिक्स में शामिल नहीं है, तो इसका कोई वर्ल्ड टूर्नामेंट अलग होता है? जी इसकी वर्ल्ड क्लासिक चैंपियनशिप हो रही है, नेक्स्ट ईयर जर्मनी में हो रही है और एक ओलंपिक के मेयार का ही एक इवेंट होता है वर्ल्ड गेम्स। तो वर्ल्ड गेम्स जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है चाइना में हो रही हैं, तो उसके लिए जो है हमने स्टार्ट की है कि ताकि हम जो है ना वर्ल्ड गेम्स में जो है ना पावर लिफ्टिंग में मेडल ले सके। लेकिन एज अ प्रोफेशनली जितने साल मैंने वेट लिफ्टिंग को दे दिए, मतलब 13-14 साल, तो जितना एक्सपीरियंस मुझे उसका है, जितना मैं मतलब वेट लिफ्टिंग को जानता हूँ उतना अभी पावर लिफ्टिंग को नहीं जानता। अभी आप नहीं जानते हैं तो आप माशाल्लाह मेडल्स पे मेडल्स ला रहे हैं और आपको अपने कंपटीशन पे बर्तरी है, फौकियत हासिल है। तो यही जो अभी टूर्नामेंट था आपका, इसमें जाहिर है आपकी पावर लिफ्टिंग में आप रिलेटिवली आप नए हैं, लेकिन फिर भी क्या नेचुरल है कि आप जो भी इस नौयत का गेम करेंगे उसमें आप जीतते चले जाएंगे? नहीं, दरअसल ऐसा नहीं कि मैं पावर लिफ्टिंग को जानता नहीं, पावर लिफ्टिंग को मैं जानता हूँ, मैं करता भी रहा हूँ। करता मतलब मीन ये कि मैं नेशनल चैंपियन हो चुका हूँ उसका 3 बार, तकरीबन 2018 से। जब आप 3 बार नेशनल चैंपियन हो चुके हैं तो आपने अभी खुद ही कह दिया कि आप पावर लिफ्टिंग में वो महारत नहीं रखते जो आप वेट लिफ्टिंग में रखते हैं। दरअसल वेट लिफ्टिंग को ज्यादा टाइम दिया गया, एक्सपीरियंस ज्यादा इंटरनेशनल लेवल का, उस पे टेक्निक्स अलग हैं, पावर लिफ्टिंग की टेक्निक्स बिल्कुल अलग है। तो अब फर्क तो फिर होगा ना कि एक चीज को 13-14 साल दिए हैं और एक चीज को अभी भी मौका मिले तो क्या करेंगे? मतलब दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं या अभी भी मौका मिले तो आप चाहेंगे कि पाकिस्तान को वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करें? बिल्कुल, मैं आज भी प्राइम मिनिस्टर और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मुझे अपने मुल्क के लिए कहीं पे झुकना भी पड़े मैं जरूर झुकूंगा, और अपने मुल्क के लिए अगर मुझे ओलंपिक का मेडल लाने के लिए इन सब के
साथ सुलह करनी पड़े, पैचअप करने पड़े, मैं जरूर करूंगा। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जितने भी लोग इस मामला में डले हैं उन्होंने बड़े ही मतलब जोशीले अंदाज में कहा कि हम बुलाते हैं और आपकी जो है ना सुलह करवाते हैं। तो वेरी अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे बड़ा शर्मिंदा हुए, जितने भी तमाम लोग थे कि यार वो तो सुलह करना ही नहीं चाहते, जो वेल लिफ्टिंग फेडरेशन है वो तो सुलह करना ही नहीं चाहते। तो अब जो है ना ये मामला जो है वो इतना को बिगड़ चुका हुआ है कि अब चलिए जो है ना हम बहुत जोशीले अंदाज में तो नहीं कह सकते, लेकिन हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से कि ये एक रियल जेम है। ये जो लड़का जो आप टीवी पे देख रहे हैं इज़ द रियल टैलेंट। ये पाकिस्तान के लिए वो कर सकता है जो अरशद ने किया है। सो ये सिर्फ सियासत का शिकार हो रहा है और एक टीवी प्रोग्राम से, लिटरली वो भी मज़ाहिया एक टीवी प्रोग्राम से बात शुरू हुई जिसका एक खमियाजा आज तक भुगत रहा है, जो गुफ्तगू वहाँ पे की गई, और सियासत का शिकार होकर इसको टूर्नामेंट्स में नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से ये ओलंपिक्स के लिए आगे जा ही नहीं सका। अभी भी अगर इस इशू को टेकअप कर लें वज़ीर आला पंजाब साहिबा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो फिर शायद अगला गोल्ड मेडलिस्ट यही है लड़का जो हमारे सामने इस वक्त टीवी पे बैठा हुआ है, नूर दस्तगीर पट जिसका नाम है। बट साहब अब चलिए इस उम्मीद पे तो हम सभी आगे बढ़ेंगे कि आपके मामलात हल हों, लेकिन अब चूंकि आप पावर लिफ्टिंग पे ही फोकस किए हुए हैं तो अगला क्या है? उसमें भी आपने वर्ल्ड गेम्स तक जाने का इरादा किया हुआ है? जी बिल्कुल, कॉमनवेल्थ जो था वो इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू था, तो अब नेक्स्ट जो है वो एशियन चैंपियनशिप, क्लासिक चैंपियनशिप हो रही है जो कि दिसंबर में उज्बेकिस्तान में हो रही है। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि हम वहाँ पे पाकिस्तान के लिए जो है वो गोल्ड लेने के लिए कामयाब रहेंगे। अगर वहाँ पे हम मेडल कोई भी ले लेते हैं तो हमें जो है वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाएगी वर्ल्ड गेम्स के लिए, और होपफुली आप ले ही लेंगे। जी इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है हम, क्योंकि अभी से प्रिपरेशन दोबारा हमने स्टार्ट कर दी है। और लेकिन जो मेन मकसद वो यही है कि पाकिस्तान को जो है नेक्स्ट ईयर जो है वर्ल्ड का जो है पावर लिफ्टिंग में भी जो है हम टाइटल पाकिस्तान को लाकर। तो अब ये पावर लिफ्टिंग में टूर्नामेंट्स में जाना, ये सब खर्चा कौन करता है? ये सब टूर्नामेंट्स में जाना? पावर लिफ्टिंग जो है वो एसोसिएट नहीं है हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ। मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पावर लिफ्टिंग को जो है वो एसोसिएट किया जाए। हमारी जो पावर लिफ्टिंग के जो सेक्रेटरी हैं राशिद मलिक साहब, ये तमाम जो लोग हैं ये बिल्कुल अपने तौर पे काम कर रहे हैं और इनको कोई किसी चीज की लालच नहीं है और ये अपने तौर पे लगे हुए हैं। आप देख लें, इनको कोई भी ना कोई स्पॉन्सर या खर्चा वगैरह नहीं दिया जाता कि ये फेडरेशन रन कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉडी के साथ एसोसिएट है और ये लोग इंटरनेशनली जो लोग अपना स्पॉन्सर ले आते हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये भेज रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे भी जो है एक काम करना चाहिए कि इनको, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वेट लिफ्टिंग से ज्यादा लोग जो है पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा शौक से कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी जो है ना आसान गेम है वेट लिफ्टिंग से। वेट लिफ्टिंग जो है बहुत ज्यादा टेक्निकल है और बहुत ज्यादा जो है ना एक टाइम पीरियड देने वाली गेम है। अच्छा, तो पावर लिफ्टिंग आपने इंटरनेशनल डेब्यू किया अभी जनूबी अफ्रीका में और आपने माशाल्लाह मेडल्स पे मेडल ले लिए, वहाँ पे सारे ही ले लिए। वहाँ पे भी जो लोग मौजूद थे वो ज़रा हैरान थे या परेशान थे कि भाई ये लड़का, अब वैसे तो हमारे आप नेशनल चैम्पियन रहे हैं पावर लिफ्टिंग में भी 3 दफ़ा, लेकिन इंटरनेशनल डेब्यू है और उसमें ये कहाँ से आया और आते ही छा गया? बिल्कुल, जो आई थिंक वर्ल्ड का प्रेसिडेंट था उन्होंने मुझे बड़ा कंग्रेचुलेट किया, बड़ा उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप जो है ना वेट लिफ्टिंग से स्विच करके आप पावर लिफ्टिंग में भी आए और यहाँ पे भी जो है आपने मेडल गोल्ड ले लिया। तो वो कॉमनवेल्थ आई थिंक वो वर्ल्ड के पावर लिफ्टिंग के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया और इवन के जो पावर लिफ्टर्स थे वहाँ पे जितने भी मौजूद थे वो बड़े हैरानकुन थे कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब ये बंदा यहाँ पे क्यों आया है। आपके भाई हंजला भी खेलते हैं, तो आप लोग क्या मिलके ट्रेनिंग करते हैं? एंड हु टेक्स केयर ऑफ द डाइट? मतलब जाहिर है इसमें ट्रेनिंग भी है, इसमें डाइट का भी ख्याल रखना है। ये घर का माहौल ही ऐसा है सारा या आपने अपना स्टाफ अलग रखा हुआ है? नहीं, दरअसल मेरी जो फादर और मदर है वो तमाम इन चीज़ों को रन कर रहे हैं और मेरा भाई और मैं जो है दोनों जो है अपने वालिद साहब की निगरानी में रहते हैं। हमारी डाइट कैसी रहेगी, हमारी ट्रेनिंग कैसी रहेगी, बिफोर कंपटीशन, आफ्टर कंपटीशन क्या क्या मतलब किस तरह डाइट रहेगी, वो सारा मैनेज जो है मेरे वालिद साहब खुद करते हैं, क्योंकि वो खुद भी प्रोफेशनली वेट लिफ्टर रह चुके हैं, एशियन चैंपियन भी हैं, साउथ एशिया के भी चैंपियन है और 20 बार नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। तो इसलिए ऑलरेडी
जी जी आप वो ऑलरेडी इवन के मेरे जो चाचू हैं वो भी वेटलिफ्टर रहे हुए हैं और जबरदस्त, और आप उनका नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी फैमिली का नाम रोशन कर रहे हैं, आप पूरा खानदान ही चैंपियंस का है। थैंक यू नूह दस्तगीर भट्ट साहब, थैंक यू। और ये मतलब ही इज़ अ यंग गाय, इसमें टैलेंट भी है, इसमें ही इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसे ही बस वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की सियासत का शिकार है। प्लीज़ इसका कोई हाई अप नोटिस ले, वज़ीर आला वज़ीर आज़म की सतह पे नोटिस ले, बिकॉज़ इस लड़के को इंटरनेशनल ट्रेनिंग दिलाएं, आप इसको लीग्स में भेजें। ये लड़का पाकिस्तान के लिए वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक्स में मेडल लाएगा, 100% लाएगा। मतलब इसके अपने पर्सनल रिकॉर्ड जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनसे बेहतर हैं। सो अब इस मामले को सॉर्ट आउट होना चाहिए। गैस मिले या ना मिले, गैस से चलने वाला गीज़र हो या ना हो, गैस के बिल में 2085 रुपये इजाफी अदा करने होंगे। सुई सर्दन गैस कंपनी ने यह इनकलाबी स्कीम सिर्फ सोची नहीं, अमल भी कर डाला है। सार्फिन गैस का बिल देखकर सचपटा गए। बिल में 2085 रुपये ज़्यादा लगाए गए, मगर बिल में जिक्र ही नहीं कि ये इतना बड़ा अचानक इजाफा किस मद में किया गया है। महकमा गैस के हुक्काम का कहना है कि पैसे किसी पुर्जे की मद में लिए जाएंगे जो गीज़र में लगाया जाएगा ताकि गैस की बचत की जा सके। एक तो जब से रात में गैस बंद होना शुरू हुई है लोग गीज़र इस्तेमाल ही नहीं करते, दूसरा ये क्योंकि गीज़र खुद ही बंद हो जाता है, और दूसरा ऐसे भी हैं जिनके पास गीज़र मौजूद नहीं है, बाज़ इलेक्ट्रिक गीज़र इस्तेमाल करते हैं। एक सरकारी महकमा आवाम को एतमाद में लिए बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है, ये हम जानेंगे। तर्जुमान सुई सर्दन गैस कंपनी सलमान अहमद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद। सलमान साहब, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कई लोगों ने बताया कि उनसे गैस के बिल में अचानक कहीं से 2085 रुपये से ज़्यादा तकरीबन लिए गए हैं। अब इसका जिक्र ही नहीं था, तो किस मद में सर ये रकम ली गई है? रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई पुर्जा वगैरह लेना है आप लोगों ने जो फिट करना है? अब जहाँ गीज़र नहीं है वहाँ कहाँ फिट करेंगे लोगों में? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये समझता हूँ ज़रूरी कि इसका तनाजुर ज़रूर बयान कर दूँ कि ये किस चीज़ के किस मद के अंदर ये चार्जेस जो हैं वो लोगों को बिलों में आए हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी 2023 के अंदर एक फ़ैसला किया कि एनर्जी की कंजर्वेशन के लिए एक बैफल है, कॉनिकल बैफल के नाम से, वो इंट्रोड्यूस कराया है कि वो जितने भी गीज़र इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके अंदर वो उसकी तनसीब को लाजमी करार दिया। उस तनसीब के लिए उन्होंने ओगरा को फिर एक समात के लिए कहा, जो ओगरा ने अवामी समात के बाद इसके अंदर जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कमर्शियल सारिफीन के और डोमेस्टिक सारिफीन के, उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रद्दोबदल करके इस चीज़ को अप्रूव किया। अच्छा, इसके जो बचत होती है वो एक सारिफ अपने बिल में 45% तक जो अपने बिल की रकम है उसकी बचत कर सकता है, और जो नेशनल कॉज है, नेचुरल गैस की बचत है, वो कौमी तौर पे उसमें अपना हिस्सा जो है वो 25% तक डाल सकता है। अच्छा, जो ये कॉनिकल बैफल की कॉस्ट है वो 2085 रुपये है। अब जैसे आपने कहा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को बिल मिले जिसमें 2085 रुपये लगे हुए थे, तो थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं कि ये मुख्तलिफ इलाकों की बात नहीं हो रही। सिर्फ गुलिस्तान जौहर में एक हमारा साइकिल चला था बिलिंग का, पहले ये उनको बिल किए गए थे 2085 रुपये, और 2085 रुपये जो है ये कॉनिकल बैफल की प्राइस है। ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि गुलिस्तान जौहर की आप बात कर रहे हैं, ये उन्हीं घरों में बिल जाएगा 2085 रुपये जहाँ कॉनिकल बैफल आपको लगानी है, जहाँ गीज़र मौजूद हैं? क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हैव स्विच्ड फ्रॉम द गैस गीज़र टू इलेक्ट्रिक गीज़र, क्योंकि गैस नहीं आती है। गैस की लोड शेडिंग से लोग इतना तंग आते हैं कि वो इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र इस्तेमाल करते हैं, जब चाहिए होता है गर्म पानी नहाने के लिए चलाते हैं, बंद कर देते हैं। सो ये आप कैसे कर रहे हैं मेक श्योर? देखिए, इसमें ज़ाहिर लोगों की अपनी आरा है, हमें एहतराम भी है, लेकिन इसमें वो भी हक़ वजानी में इस बात में कहने में, क्योंकि अभी हर घर का मुकम्मल सर्वे नहीं हुआ। जिन इलाकों के सर्वे हो गए हैं, जैसे मैंने जौहर का बताया, तो उस इलाकों के अंदर जो है वो बिल किए गए हैं सारिफीन को, और ये जैसे जैसे सर्वे होते जाएंगे तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये लोगों को बिल्स उनके बिल्स में ये चार्जेस लगाए जाएंगे। चलिए, आप कह रहे हैं सर्वे के बाद ही जिनके हो गए उन्हीं में आए हैं, जिनके पास गैस का गीज़र है। ये चार्जेस क्या एक ही दफ़ा देने होंगे? आई होप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे जैसे जीसी के वो सारिफीन जिनके पास ऐसे गीज़र्स हैं जो कि गैस से चलते हैं, जो पानी को गर्म करने के लिए होते हैं, उनके लिए ये सारिफीन के लिए ये चार्जेस होंगे, और ये हर माह नहीं लगेंगे। हाँ, ये हर माह इस तरह से लगेंगे कि ये जो 2085 रुपये की रकम है इसको 12 इकसात के अंदर वसूल किया जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पास गैस के गीज़र्स हैं, लेकिन कुछ सारिफीन के पास ऐसे गीज़र्स भी हैं जो कि बिजली से चलते हैं। कुछ सारिफीन के पास वो नए मॉडल के गीज़र्स हैं जिनके अंदर ये कॉनिकल बैफल बिल्ट इन होकर आ रही है। तो उनको इन दोनों सारिफीन को जब सर्वे किया गया तो उनसे पूछा गया कि आपके पास
गैस का से चलने वाला गीज़र है, जब उन्होंने कंफर्म किया तो उसका डेटा में उसी तरह से इंक्लूड किया गया। तो ये 12 महीने की आसान साथ में 2085 रुपये जो है उनसे वसूल किए जाए। चलिए, अच्छा कि एक्सप्लेन कर दिया कि ये 2000 समथिंग रुपये जो हैं ये 12 महीने किस की सूरत में आएंगे और उन्हीं को बिल आएगा जिनके गैस के गीज़र लगे हुए हैं और पुराने मॉडल के लगे हुए हैं जिसमें कॉनिकल बैफल नहीं है। अब ये भी बता दीजिएगा कि बिल और चार्जेस तो ज़ाहिर है आपने एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन गैस फिर भी नहीं मिलती है, मतलब कॉनिकल बैफल चार्जेस और नॉट कॉनिकल बैफल चार्जेस। गैस की लोड शेडिंग है, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इट्स अ वेरी स्केर्स नेचुरल रिसोर्स नाउ, तो क्या ऑल्टरनेट लोग इस्तेमाल करें? आप लोगों की क्या प्लानिंग है? देखिए, इसका ताल्लुक़ मैं समझता हूँ सवाल का बराह रास्त नहीं बनता इस मौजू से, क्योंकि ये जो चार्जेस लिए जा रहे हैं ये एक प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं और उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट शामिल है इसके अंदर, और प्रोडक्ट के जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जाके जगह जगह लगा के तनसीब कर रहे हैं। तो ये उस तनाजुर में तो ये सवाल जो है उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमने जो चार्जेस लिए हैं वो एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट और उसकी इंस्टॉलेशन के लिए है। जहाँ तक गैस की अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है, सर्दियों में आपको पता है हमारे साथ चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो हमारा बलूचिस्तान रीजन है, ख़ासतौर पर जो हमारा कोयटा की जो हमारी जितनी भी क्लाइंटेल है, कस्टमर्स हैं, वहाँ हमारी गैस की सप्लाई 3 गुना हो जाती है, क्योंकि उनके यहाँ शिद्दत से सर्दी पड़ती है और उस शिद्दत की सर्दी के अंदर उनको अपने आप को, अपने माहौल को गर्म रखने के लिए, अपने पानी को गर्म करने के लिए इजाफी गैस की ज़रूरत होती है। जैसे हीटर चलाए जाते हैं, रूम में अपने लोग चूल्हे जला के रात को सोते हैं, जिन के पास जैसे हीटर्स हैं तो हीटर जलाते हैं। तो इसकी वजह से जो गैस की डिमांड बढ़ती है 3 गुना, तो वो शॉर्टेज होती है। जहाँ से गैस की इतनी सर्दी नहीं पड़ती, जैसे कराची के अंदर कम सर्दी पड़ती है, तो यहाँ की जो गैस है वहाँ पे हमें मजबूरन अपने भाइयों की जो हमारे बलूचिस्तान में है और जो अपर सिंध में भी हमारे अच्छे खासे सर्दियाँ जहाँ पड़ती हैं वहाँ में इजाफी गैस देनी पड़ती है। शुक्रिया आपका, थैंक यू सलमान सिद्दीकी साहब। और ये कॉनिकल बैफल के चार्जेस हैं, अगर आपके घर सर्वे नहीं हुआ और फिर भी आपको लग के आए हैं तो फिर आप ज़रूर प्लीज़ हमें बताइएगा। अदरवाइज़ वो कह रहे हैं कि भाई जिन के घर सर्वे हो गया है उन्हीं को लग के आएंगे। और तारीख़ पे तारीख़ एक और चीज़ की भी आ रही है, मामला जूं का तू है। व्हाट्सएप पे ना तस्वीर आती है ना वॉइस नोट डाउनलोड होता है अगर आप डेटा इस्तेमाल कर रहे हों। ये तातुल उसी तरह बरकरार है, वजारत IT हो या PTA हुक्काम की, सभी ये कहते हैं भाई अब ठीक हो जाएगा, तब ठीक हो जाएगा। कभी फायरवॉल की तनसीब है, कभी सबमरीन केबल की ख़राबी है, कभी कौमी सलामती से जोड़ा जा रहा है, बार बार कहा गया, लेकिन मसला जूं का तू है। और हमारे साथी ज़रमीन ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे। 21 अक्टूबर की तारीख़ दी थी और कल हम ये आपस में डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन ये तारीख़ आई और गुजर गई। और जिस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे थे इसलिए याद आया था क्योंकि उस वक्त भी वॉइस नोट नहीं डाउनलोड हो रहा था। सो क्या सूरत हाल है इंटरनेट की बहाली के लिए? देखें, इंटरनेट जो है वो तो बहाल है, लेकिन व्हाट्सएप कुछ सोशल मीडिया ऐप्स ऐसी हैं जिनमें खलल है और जो कि स्लो डाउन हुई हुई हैं। ये सिलसिला काफ़ी महीनों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी भी यही सूरत हाल है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि इंटरनेट स्लो डाउन है। व्हाट्सएप में डाउनलोडिंग में, अपलोडिंग में रुकावट का सामना है। अगर आप कोई वॉइस नोट सेंड करते हैं या कोई तस्वीर भी सेंड करते हैं तो अब वो डाटा पे, मोबाइल डाटा पे ख़ास करके वो सेंड नहीं हो सकती हैं। PTA से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया, काफ़ी ज़्यादा खामोशी के बाद उन्होंने ये जवाब दिया था, बताया था कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है, पहले क्योंकि फायरवॉल का तस्करा होता रहा, उसको उन्होंने कहा कि ये फायरवॉल नहीं है बल्कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम है जो जिसकी हर साल या कुछ अरसे के बाद अपग्रेडेशन की जाती है। अभी भी इसी तरह अपग्रेड किया जा रहा है। 2019 में इसकी अपग्रेडेशन जो थी वो लास्ट की गई थी और अब बताया गया कि इसकी अपग्रेडेशन का अमल जो है वो अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। और चेयरमैन PTA की जानिब से ही ये कहा गया था कि 20 अक्टूबर तक इंटरनेट में जो खलल आ रहा है जिसकी वजह से, अपग्रेडेशन की वजह से, और इसका जो है इसको ठीक कर लिया जाएगा। और इंटरनेट में जो सुस्त रबी का शिकार है इंटरनेट, इस चीज़ का ये जो रुकावट का सामना है ये भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो तारीख भी गुजर गई है और इंटरनेट वैसे का वैसे ही है। अभी भी सार्फिन को कई शिकायत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अच्छा ज़मीन, कभी ज़ेर ज़मीन समुंदर की तारों का मसला आता है, फिर कहते हैं जी VPN सब लोग इस्तेमाल करते हैं, VPN क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस पर नहीं आते। मुख्तलिफ़ तारीखें भी दी गई हैं, अब कोई नई तारीख आई है या अभी खामोशी है?
देखें, तारीख तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई नहीं आ सकती है, लेकिन क्योंकि चेयरमैन पीटीए भी इस पे खामोश हैं, पीटीए का पूरा इदारा खामोश है। वजारत आईटी से बात की जाए तो आईटी के मिनिस्टर भी इस पर कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं देती। दूसरी जानिब जब चेयरमैन पीटीए से मजीद सूरत हाल पर सवाल जवाब किए गए तो उनका ये भी बताना था कि वजारत दाखिला के कहने पर हम जो है वो इंटरनेट बंद करते हैं। हुकूमत की जानिब से जब ये कहा जाता है कि जब ज़रूरी हो या फिर कोई सिक्योरिटी रीजंस की वजूहात हों तो इंटरनेट को स्लो किया जाता है या बंद किया जाता है। पीटीए खुद से जो है वो इंटरनेट को स्लो या बंद नहीं करता। रिसेंटली हमने देखा जब तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट हुआ था तब भी इंटरनेट मोबाइल डाटा जो था वो इस्लामाबाद में बंद था। इसी तरीके से पिछले हफ्ते गुज़श्ता हफ्ते भी इंटरनेट काफ़ी स्लो रहा और इस हफ्ते भी यही देखा जा रहा है कि व्हाट्सएप में डाउनलोडिंग और अपलोडिंग और जो भी इंटरनेट में जो खलल है वो दिखाई दे रहा है और अभी कोई वाज़ेह तारीख इसके बाद नहीं दी गई। अगर अक्टूबर का महीना गुजर जाता है तो इसके बाद ये सवालिया निशान तो ज़रूर रह जाएगा कि इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान में कब ठीक होगा। तो कोई वाज़ेह तारीख सामने नहीं आई है। 21 अक्टूबर की तारीख थी, वो आई और वो तारीख गुजर गई, लेकिन हमारी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसमें जो इश्यूज़ आ रहे थे वो नहीं डाउनलोड कर पा रही थी डेटा के ऊपर चीज़ें। कोई भी इमेज हो, कोई वॉइस नोट हो, कोई वीडियो हो, वो जूं का तूं बरकरार है। सो मसला वैसा ही है। सो इसलिए तारीखें क्यों देते हैं? जब आपको पता होता है कि नहीं हो रहा होता तो ना दिया करें तारीख, या कोई आप नई तारीख का इंतज़ार करते हैं सब मिल के। एंड वी गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।